नमस्कार, वेलकम बैक टू द डेली मॉर्निंग शो। दिस इज संडे स्पेशल एडिशन। दोस्तों, रोज सुबह 9:30 का प्रॉमिस है, लेकिन थोड़ा बहुत डिले हो जाता है और आज संडे है तो आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आपकी तरह मैं थोड़ा सा आलसी हो गया था। आगे से कोशिश करूंगा कि टाइमली सुबह 9:30 बजे आपको ये शो मिलता रहे। चलिए, कल तो हमने देखा कि 74th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट करा। कई सारे लोगों ने आर्टिकल लिखे कि आर वी रियली फ्री, इज दिस द रियल फ्रीडम। बट ये वाला वीडियो उनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीज़ें जिनसे मैं चाहता हूँ कि इंडिया को आज़ादी मिले और उसमें मैं अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव लेने वाला हूं। इससे पहले देखते हैं हमारे कल के पोल का रिजल्ट। मैंने पूछा कि यूएस में अगर वाइस प्रेसिडेंट बन जाती हैं कमला हैरिस, क्या इंडिया को फ़ायदा होगा या नुकसान? ज़्यादातर आप में से लोग कहते हैं कि नुकसान होगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का शो। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जिससे मैं इंडिया को मुक्त कराना चाहता हूं वो है प्लास्टिक। 2019 में पीएम मोदी ने कहा था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 2022 तक इंडिया से पूरी तरह से ख़त्म करना है। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? अभी भी कई सारी जगह ये स्टेट जो है रूल्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्लास्टिक के वेस्ट की बात करो तो इंडिया में 5 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है, जिसमें से आधा सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। और ये रीसेंट रिपोर्ट है द हिंदू की। इसके अलावा दोस्तों, एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाए गए थे 2016 के, जिसमें कहा गया था कि जो भी प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्लास्टिक के रिसाइकलिंग को पूरा हैंडल करें, मतलब कलेक्ट करें, फिर सेग्रीगेट करें और रिसाइकलिंग करवाएं। मगर ये कई सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत महंगा होगा, इसलिए ज़्यादातर हमारे जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर अभी तक ये प्रॉपरली लागू नहीं हुआ है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक में अगर आप पूछें क्या आता है तो बॉटल्स, स्ट्रॉज, कटलरी, फूड पैकेजिंग, मतलब स्विगी जोमेटो से जो कुछ भी आप मंगाते हो उसमें ज़्यादातर हिस्सा। मगर दुख की बात यह है कि ये स्विगी और जोमेटो वाले कंफर्म नहीं बताते कि हम किस तरह का प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब इसमें कुल मिलाकर कई सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि गवर्नमेंट के लेवल पर हैंडल होने ज़रूरी हैं। लेकिन हम और आप पर्सनल लेवल पर क्या कर सकते हैं? रादर मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब से जब भी मैं कोई भी सामान दुकान में खरीदने जाऊँगा, मैं अपने साथ एक बैग लेके जाने वाला हूँ और छोटे छोटे कुछ और बैग्स लेकर जाऊँगा, ताकि मुझे एक भी प्लास्टिक का थैला उनसे ना लेना पड़े। जब भी मैं बाहर निकलूंगा, कहीं सफ़र में जा रहा हूं, तो अपने पास एक बॉटल रखूंगा, जिसे मैं बॉटल रीफिलिंग वाले जो स्टेशंस वगैरह होते हैं वहां से भर लूंगा। कभी भी प्लास्टिक की बॉटल मुझे ताकि ना खरीदनी पड़े। जब भी मैं अपनी तरफ से कचरा फेंकूंगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि ब्लू और ग्रीन वाले बॉक्सेस में किस तरह का सूखा और गीला कचरा आता है, और मैं अपनी तरफ से कॉशियसली उसमें वही कचरा फेंकूंगा ताकि रीसाइक्लिंग के लिए कभी ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं पूरी तरह से प्लास्टिक हटा पाऊंगा अपनी ज़िंदगी से, बट जहाँ पर भी मैं यूज़ करूँगा मैं ट्राई करूँगा कि उसे मैं रीयूज़ कर लूँ। जैसे कि बॉटल में काट के प्लांट लगा दिए, फूड पैकेजिंग के जो कटलरीज आई उनको मैंने रेगुलर लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दिया। ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स। ये तो हो गई दोस्तों मैं अपनी तरफ से क्या स्टेप लूँगा। आप इसमें क्या स्टेप लेने वाले हैं मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। दूसरी चीज़ जिससे मैं आज़ादी दिलाना चाहता हूँ भारत को, वो है कि ज़रूरी मसलों पर चुप्पी। हमारी मीडिया दोस्तों टीआरपी हंग्री है और उनकी बिजनेस इसी से चलता है, उन्हें एड्स उसी से मिलते हैं, इसलिए वो वही चीज़ें दिखाते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि सेंसेशनलाइज हो सके या फिर जिससे उनको ज़्यादा व्यूअर्स मिल सकें। इसलिए हमारे मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट के जो इश्यूज़ हैं वो या तो इग्नोर हो जाते हैं या फिर बहुत छोटे से ड्यूरेशन में चलाए जाते हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न स्टेट्स भी जो है वहाँ के भी जो ऐसे इशूज़ हैं जिनसे लोगों की लाइफ प्रभावित होती है उसकी बात बहुत ही कम होती है। इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा एक डेली शो है जहाँ पर ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि 30-40 हज़ार लोग तो उसे देखते ही है, इसलिए मैं वहाँ पर ये मुद्दे उठाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे फॉलो करते रहे हैं पिछले 1 महीने में तो मैंने ऐसे तमाम सारे मुद्दे उठाए भी हैं, चाहे वो असम की फ्लड से रिलेटेड हो या फिर मणिपुर में जो ट्रस्ट वोट और एलिगेशन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर जो उन्होंने सीएम पर लगाए, या फिर सीरीज़ ऑफ वीकली बेसिस पर जो मर्डर्स हो रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, केरला का गोल्ड स्मगलिंग केस, तमिलनाडु में मरिदास वर्सेस जो मेन स्ट्रीम मीडिया का पूरा केस है, अरेस्ट ऑफ रेप विक्टिम इन बिहार एंड पुलिस कांस्टेबल वर्सेस द मिनिस्टर इन गुजरात। ऐसे तमाम सारे केसेस हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में बात होनी चाहिए, नहीं होती है, इसलिए मैं अपनी तरफ से उठाता रहता हूँ। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है दोस्तों? आप एक तो इस तरह की वीडियोज़ को ना सिर्फ मेरे चैनल पर बट आपको कहीं पर मिले उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करें, और दूसरा अपने दोस्तों को और सोशल मीडिया पर इनके बारे में लिखते रहें,
बताते रहें ताकि इनके बारे में अवेयरनेस फैले। दोस्तों इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने से एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है जो कि छोटे छोटे लेवल पर शुरू होगा। सोचिए कि आपने आसाम की फ्लड के बारे में लिखा, वहाँ पे फ्लड से कितने लोग प्रभावित हैं, आपने ये लिखा। अब आप हो सकता है असम के फ्लड प्रभावित लोगों की मदद ना कर पाएं, सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करेगी ही करेगी, लेकिन आपके लिखने से हो सकता है कोई ऐसा इंसान पढ़ ले जो उनकी मदद कर सकता हो और वो इसके बारे में और जाकर पढ़े और सच में मदद पहुंचा दे। सोचिए एक छोटे छोटे पोस्ट से, छोटे छोटे आपके शेयर करने से कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहूँगा कि मैं इसके बारे में बात करता रहूँ, आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें कि इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को बताते रहें। तीसरी चीज़ जिससे मैं भारत को आज़ाद कराना चाहता हूँ वो है लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ एन इशू इन ऑर्डर टू फॉर्म ए जजमेंट, यानी कि किसी भी इशू की एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों कि आप कोई भी पक्ष नहीं ले रहे हैं, आप एज ए साइड लाइन में खड़े होकर देख रहे हैं दोनों तरफ के पक्षों को और फिर उसके बाद उसे एनालाइज कर रहे हैं बिना बायस लाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों कि हमारे अंदर से बायसेस खत्म हो जाएं, अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों आप जितना भी सोशल मीडिया पर देखोगे इको चेंबर्स क्रिएट हो जाते हैं। इको चेंबर्स का मतलब कि आपको एक ही तरह की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, फिर आप उसे लाइक और शेयर करते रहते हो तो आप उसी तरह के लूप में फंस जाते हो और फिर आप दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देखते हो। और दोनों तरफ के जो इको चेंबर्स हैं वो एक चीज़ आपको सिखाते हैं कि जो दूसरा वाला इंसान है वो इविल है, वो सारी परेशानियों की जड़ है और ये दोनों साइड के लोग इक्वली करते हैं। इसीलिए इतना हेट्रेड, इतना डिवाइड सोशल मीडिया पर क्रिएट हो जाता है और उस हेट्रेड और डिवाइड में लोग सोचने की शक्ति खो बैठते हैं और वो वही सोचने लगते हैं जो उन्हें बताया जाता है कि आप सोचें। इसीलिए मेरी अगर आप वीडियो फॉलो करते हैं, मैं आपको हर टॉपिक के एंड में कहता हूं कि इसके बारे में जाकर थोड़ा और पढ़ें, थोड़ा और समझें, थोड़े और पर्सपेक्टिव गेन करें, फिर अपना ओपिनियन फॉर्म करें। मैं ज़्यादातर केसेस में नहीं कहता कि आप मेरे ओपिनियन को एकदम सत्य मान लें। दोस्तों स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू करे थे शायद मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा बायस था और मैं धीरे धीरे उस बायस को क्लीन आउट करने की कोशिश करता हूँ और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग का जगाना दोस्तों इस देश में बहुत जरूरी है। हमारा देश दोस्तों बहुत यंग है और यहाँ पर अगर लोग अभी से दूसरों के ओपिनियन को लेकर ऐसे चलने लगेंगे तो फिर लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी और ये हर तरफ हो रहा है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। इसलिए इसके लिए मैं अपने प्रयास जारी रखूंगा। आप इसके बारे में क्या करेंगे आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चौथी चीज, नेगेटिव आउटलुक टुवर्ड्स इंडिया। दोस्तों एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करी, कई सारे लोगों के अंदर यह एटीट्यूड आता जा रहा है कि अरे इंडिया में तो ये सब चलता है, अरे इंडिया है यहाँ पर थोड़ी ना कुछ होगा। और ये नेगेटिव आउटलुक बहुत खतरनाक है क्योंकि अगर आप बाकी देशों को देखें तो वो मानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, वो इसे एक मार्केट की तरह देखते हैं, वो इसे एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और यहाँ पर वो लगातार पैसे लगा रहे हैं। चाइना से अपने अपने प्लांट उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि दुनिया का आउटलुक इंडिया के टुवर्ड्स बहुत पॉजिटिव है। मगर फिर इंडियंस का आउटलुक इंडिया के टुवर्ड्स इतना नेगेटिव क्यों है? मैं ये नहीं कहता कि आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं और आप करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कुछ अमेजिंग काम करें तो आप उसकी तारीफ भी करें। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी सोलर एनर्जी के सेक्टर में बहुत अमेजिंग काम किए हैं। दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट ने अभी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाकर काफ़ी बड़े बड़े प्रोमिसेस करें और उसी तरह के प्रोमिसेस हुए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अब हमें ये देखना होगा कि ये इंप्लीमेंट भी उसी तरह से हों, मगर इन स्टेप्स की आपको तारीफ भी करनी चाहिए कि देश हमेशा पॉलिटिक्स से ऊपर रहना चाहिए और अगर देश की तरक्की में कोई भी चीज़ आ रही है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना होगा और बुरी चीज़ों को क्रिटिसाइज करना होगा। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज करने लगते हो तो आपको जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, उनके अंदर एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बनता जाता है, ना सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, और ये बहुत ही विशियस साइकिल है। उसी तरह से अगर आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताते रहो और कभी नेगेटिव चीज़ों को क्रिटिसाइज ना करो तो आपकी ऑडियंस के अंदर एक इग्नोरेंस का भाव क्रिएट हो जाता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं रहेगा और ये भी बहुत विशियस साइकिल है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दोनों चीज़ों में बैलेंस बिठाऊं। आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप दोनों चीज़ों में बैलेंस बिठाएं। जहाँ पर ज़रूरत पड़े गवर्नमेंट को हार्शली क्रिटिसाइज़ करें ताकि स्टेप्स ठीक किए जा सकें, और जहाँ पर आपको लगे गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना है वहाँ पर उतना ही खुले दिल से अप्रिशिएट करें ताकि अच्छे कामों को और आगे बढ़ावा मिल सके और लोगों को उसके बारे में पता चल सके। तो ये तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। आप इसके लिए क्या कोशिश करेंगे ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवी ऐसी चीज़ जिससे मुझे भारत को आज़ाद कराना है वो है कि हमारे
अपने हेरिटेज, अपने कल्चर को लेके जो इग्नोरेंस है लोगों के अंदर। दोस्तों, हम अपने हेरिटेज, अपने कल्चर को ऐसा रिग्रेसिव समझते हैं कि हमें उसके बारे में बात करने से शर्म आती है, और जो बाहर के लोग हैं वो इस कल्चर को अपनी तरफ से ना सिर्फ अपना रहे हैं बल्कि अप्रोप्रिएट करके अपना कल्चर बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। हमारे देश में संस्कृत को लेकर लोग मजाक उड़ाने लगे हैं। लोग सोचते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज का क्या फ़ायदा है, इससे जॉब नहीं मिलती, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मगर अगर आप 1980s के रिसर्च पेपर उठाकर देखोगे, वहाँ पर भी लिखा गया है कि संस्कृत की इंपॉर्टेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कितनी ज़्यादा है। यहाँ तक कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ लगातार संस्कृत को प्रमोट कर रही हैं, और वहाँ पर तो बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए और संस्कृत की सीट्स कम पड़ जाती हैं। इसके अलावा आप देखें तरह तरह की चीज़ें, हमारी योग विद्या जिसमें ऋषिकेश इतना बड़ा स्थान है, पूरी दुनिया भर में इसका नाम है, उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। हम में से कितने लोग योग विद्या को प्रैक्टिस करते हैं या फिर इसके बारे में दूसरों को बताते हैं। मगर फॉरेनर्स को देखें, वो योगा करके अपनी दुकान चलाते हैं और उसे धीरे धीरे अपने में अप्रोप्रिएट करते जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे यहाँ से जो पत्ते जिनके हम पहले प्लेट्स बनाते थे, जो कि प्लास्टिक का एक इतना बड़ा सब्स्टिट्यूट है, ऑल्दो वो थोड़ा सा कॉस्टली है और मुझे लगता है कि वो कॉस्ट कई सारे लोग बेयर करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर उसके मैन्युफैक्चरर तैयार हों। अगर मैन्युफैक्चरर कहाँ पर हैं दोस्तों? यूरोप में। वहाँ की कंपनियां यहाँ से पत्तियां बटोर कर ले जा रही हैं और प्लेट्स बनाकर कितने कितने यूरोज में अपनी वेबसाइट पर सुंदर सुंदर सजाकर बेच रही हैं। हम इन सारी चीज़ों को रेग्रेसिव मानकर प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खा रहे हैं और उसमें ही खुश हो रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों, हम हल्दी दूध हमारे बचपन से कितना सिखाया गया कि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और इनमें अगर आप देखें तो टर्मरिक लाटे के नाम से वो इसे अप्रोप्रिएट करते जा रहे हैं, बेच रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक बता रहे हैं, और हम उसे इग्नोर करते जा रहे हैं। ये छोटी छोटी कई सारी चीज़ें हैं जो क्यूमुलेट अगर होती जाती हैं तो दिखाती हैं कि कैसे हम इग्नोरेंट हैं, कि हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े सर्जन्स हुए, हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े फाइटर्स हुए, हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए, पोएट्स हुए, जो कि ना सिर्फ ओरिजिनल थे बल्कि हाईली इनोवेटिव थे। बाहर के जो मैथमेटिशियंस हैं वो मानते हैं कि उनकी इंस्पिरेशन यहाँ की मैथमेटिक्स थी और यहाँ की कई सारी चीज़ों को देखकर उन्होंने अपना नाम दे दिया जो कि पहले यहाँ पर ओरिजिनेट हुई। मगर हम उनके लिए इतना ज़्यादा इग्नोरेंट हैं कि हम कभी उन्हें अप्रिशिएट करते ही नहीं हैं। और इसके खिलाफ मैं थोड़ी सी अपनी कोशिश करना चाहूँगा। मैं आपको समय समय पर कोशिश करके बताता रहूँगा कि हमारी हिस्ट्री के बारे में वो सारी चीज़ें जिसके बारे में हमें बहुत प्राउड होना चाहिए था, बट हम इग्नोरेंट हैं। आप इसके बारे में क्या करेंगे? क्या आप भी इसके बारे में पढ़ेंगे? क्या आप भी इसके बारे में अपने दोस्तों को बताएंगे? क्या आपको भी ऐसे कोई भी वीडियोस दिखेंगे तो आप उसे शेयर करेंगे? आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीज़ें जिससे मुझे भारत को आज़ाद कराना है, और इसके लिए मैं अपनी तरफ से तो स्टेप करता रहूँगा। आप इसके लिए क्या करते रहेंगे ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये 5 चीज़ें और भी लोगों को आज़ाद करानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए और उसके कैप्शन में बताइए उन्हें कि क्या क्या वो भी कर सकते हैं और क्यों उन्हें ये वीडियो देखकर इसे अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। आपसे मैं मिलूंगा कल सुबह 9:30 बजे आज की सारी खबरों के बारे में डिस्कशन करते हुए अपने डेली मॉर्निंग शो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप मुझे पैट्रियन और इंस्टामोजो पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे। चलिए, आपसे मिलूंगा कल। जय हिंद, वंदे मातरम।